Good morning, students. Today we are going to start lecture 6 of chapter 3, that is electrochemistry. Electrochemistry, okay, for class 12th, CBSE and RBSE both. In fact, in today's lecture we will discuss some numericals of NCERT book and application of electrochemical series. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कि जितने भी जो एक सीरीज है इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिडक्शन, यानी अपचयन विभव दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। इलेक्ट्रोड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन इन दिस सीरीज। ओके, what tell the series? I am generally giving an expression like, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है। सबसे पहले फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है एंड फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फ्लोरीन के बाद है, इसका पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है 2.87, तो जो पोटेंशियल दे रखा है 2.87 वोल्ट्स। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, सेल का पोटेंशियल दे रखा है, और वो भी कौन सा वाला? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यानी एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्लियर? जैसे फ्लोरीन है, फिर फ्लोरीन के नीचे कोबाल्ट है, CO+3 इलेक्ट्रॉन लेकर CO में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है। फिर बीच में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके H2 में बदल जाएगा, जिसका जो कि स्टैंडर्ड मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका 0 है। क्लियर? और इसके नीचे फिर अब आप ऐसे नीचे चलते चले जाएंगे, तो हाइड्रोजन के नीचे जब आप जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे है लैड, टिन, Pb है, फिर टिन है, सब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रही है? ये Pb में कन्वर्ट हो रही है। इट इज कन्वर्टिंग इनटू टिन एंड इन अ सिमिलर मेथड लास्ट में जो सबसे नीचे दे रखा है वो है लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू लिथियम एंड इट्स पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन -3.05। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। ठीक है, और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं, इसको यदि हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ये रिएक्शन कैसे है? M+N+N E=M। ठीक है, देखो यहां पर ये कौन सा फॉर्म है? आप कह सकते हो कि ये तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, मतलब अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से लिखा हुआ है? उनको लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल्स गिवन है। इन पोटेंशियल से हमें क्या क्या पता पड़ रहा है? देखो, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है, एप्लीकेशन का मतलब इससे हमें क्या क्या पता पड़ रहा है? इससे हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ रही है। एक तो हमें किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पता पड़ रहा है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन होगी, स्वतः होगी कि नहीं होगी, फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल होने के लिए
डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। और डेल्टा जी की वैल्यू माइनस कब होगी, आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस NF होती है। और ये माइनस कब होगी, जब ई कैसा होगा, ई जो है कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ई की वैल्यूज यहाँ से पता पड़ रही है, माइनस है, जीरो है, प्लस है। तो ई की वैल्यू यदि आपको दो कोई भी चीज देता है उसके पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करके आप इस इक्वेशन में रखकर फिजिबिलिटी के बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या मालूम कर सकते हैं, दूसरा आप देखिए कि यदि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर और वी कैन से पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल जितना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो स्पीशी खुद रिड्यूस हो जाएगी, स्पीशी विल रिड्यूस, स्पीशी get reduced and oxidize other, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद तो रिड्यूस हो जाएगी और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है दैट विल इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज। तो ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी मोर एंड रिड्यूसिंग पावर विल बी लेस, रिड्यूसिंग पावर विल बी डिक्रीज्ड। समझ में आ रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो स्पीशी खुद तो रिड्यूस हो जाएगी, इजीली दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जा रही है, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जा रहा है। और यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जा रही है तो रिड्यूसिंग पावर कैसी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, और हम इससे ये भी बता सकते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है एप्लीकेशन का, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर वो ये बोल रहा है कि हम इससे क्या बता सकते हैं कि जो मेटल किसी भी रिएक्शन में, वो मेटल जो आगे होगी दैट विल ऑक्सीडाइज। यदि कोई रिएक्शन हो रही है जैसे A + B मिलकर C और D बना रहे हैं, तो यदि ये मेटल जो है, जो मेटल फर्स्ट होगी दैट विल ऑक्सीडाइज, और यदि वो ऑक्सीडाइज होगी तो कैसे काम करेगी, एज ए एनोड की तरह काम करेगी। तो किसी भी रिएक्शन में जो मेटल आगे होती है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो इजीली क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर होगा तो हाईली रिएक्टिव होगी, हाईली रिएक्टिव। कोई भी रिएक्शन है उसमें आप देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो फटाक से क्या बना लेगी, वो रिएक्टिव भी होगी और उसकी कैटायन बनाने की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो एक रिएक्शन होती है Zn + HCl, रिएक्शन होती है ZnCl2
प्लस H2। क्लियर? तो यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और यदि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा इसका, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी लेस, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम हो गया। क्लियर? और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आप रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर? यदि आप सीरीज में देखो कहाँ आ रही है, जिंक जो आ रही है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रही है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया। तो वो मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ही क्या करेंगी, वो ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो मेटल्स जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल लेस है, केवल वो ही क्या करती है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है, यानी हाइड्रोजन रिलीज करती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, एप्लीकेशंस हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसे आपको ये लर्न नहीं करनी है, लेकिन आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि रिएक्टिविटी कैसे, मतलब रिडॉक्स जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 2-4 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे एक तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, फिजिबिलिटी के ऊपर पूछेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी के ऊपर पूछेगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को हम किससे कोरिलेट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। देखिए, हमने वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के मैंने आपको 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स के। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.12 है। ठीक है, 3.12 में वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज is required, how much charge is required for the following reactions, कि जैसे उसने आपको दिया हुआ है कि रिएक्शन या रिडक्शन एक ही बात है। जैसे उसने कहा है कि पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है 1 मोल ऑफ Al+3 to Al। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 मोल Al3 को आपको एल्युमिनियम में रिडक्शन करना है, तो आपको हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, आपको चार्ज का कैलकुलेशन करना है। एंड यू नो दैट द चार्ज इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप एक स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन लिखेंगे। Al+3 को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्युमिनियम में कर रहा है। एल्युमिनियम सॉलिड है, ये आयन है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में, तो आपको यहाँ पर देखो 1, ये क्या है, ये 1 मोल एल्युमिनियम आयन है और ये 1 मोल एल्युमिनियम है सॉलिड। इसका मतलब ये कितना है, 27 ग्राम है। 1 मोल कितने के बराबर होता है, मोल क्या होते हैं, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, तो इतने ग्राम के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना चाहिएगा, चार्ज कितने रिक्वायर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे इज रिक्वायर्ड, और 3 फैराडे का मतलब 3 × 96500। चार्ज पूछ रहा है, चार्ज किस में निकालोगे, कूलम में निकालोगे ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आप सिर्फ 3F भी लिख सकते हो तो भी सही है आपका, कि 1 मोल एल्युमिनियम को Al+3 को एल्युमिनियम में रिड्यूस करने के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी के इसी क्वेश्चन का, कि 1 मोल ऑफ Mn2O7, 1 मोल क्या है क्वेश्चन, कि 1 मोल ऑफ
-2mn। अब आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको चार्ज देखना है बस। तो देखिए mn + 2, mn + 2 चार्ज। तो यहाँ पर देखो x - 8 = -1, तो x का इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी कि चार्ज कितना 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 5 फैराडे की। तो यदि 5 फैराडे वो बोल रहा है तो 5 × 96500 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि वो आपसे ये पूछता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार वो 3.13 में पूछ रहा है। तो ये तो चार्ज निकाला है अब आपने। अब आपसे वो पूछा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड। ऊपर चार्ज पूछा था, नीचे वो पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required, how much electricity is required to produce क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम from molten Al2O3। क्लियर? How much electricity is required to produce 40 ग्राम of aluminium from molten Al2O3? यानी आपको Al2O3 दे रखा है, उससे आपको एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना है। समझ में आ रहा है? पहले स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन लिखकर 1 मोल के लिए निकालेंगे। Al2O3 का दिया हुआ है तो इसको बैलेंस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा CO-2। ठीक है, यानी Al2O3 आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कितना है 1 मोल। 1 मोल से आपको कितना मिल रहा है 2 × 27 ग्राम मिल रहा है। 1 मोल से कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एल्युमिनियम, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे आप Al2O3 से 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। एक एल्युमिनियम के ऊपर +3 तो 2 के ऊपर कितना हो गया +6, तो +6 के लिए आपको कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी 6 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है भाई, एक एल्युमिनियम के लिए ऊपर +3 चार्ज होता है, आपको यहाँ से ये निकालना है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम +3 है तो 2 के ऊपर कितना हो गया 6, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तभी तो 6 फैराडे बनेंगे। तो 6 फैराडे यानी आपको 52 × 27 ग्राम का मतलब क्या हो गया, इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो यानी 54 ग्राम एल्युमिनियम नीड्स हाउ मच फैराडे 6 फैराडे। तो 40 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड होगा, तो कितना हो जाएगा 6/54 × 40। इसको आप सॉल्व करो, 9 × 54, 9 का भाग लगा लो, 6/, तो 40/9, 9 चौक 36, 4, 4.4 के करीब। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिएगी, नियर अबाउट 4.4 चाहिएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं आपके इंटेक्स में कि सबसे पहले वो आपको जो भी चीज़ से जो बोल रहा है उसके लिए आपको फैराडे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मोल का मतलब आपको पता है कितने ग्राम होता है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप निकाल लीजिए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और देखिए, दैट इज 3.15।
3.15। क्लियर? 3.15 क्या कह रहा है? ए सॉल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट 5 एम्पियर। यानी निकिल नाइट्रेट का एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट्स अ सॉल्यूशन गिवन। ओके, इससे आप क्या निकालेंगे? निकिल को सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो कितनी करंट पास किया आपने? 5 एम्पियर पास किए करंट 20 मिनट्स के लिए। 5 एम्पियर करंट पास किया है, वो भी 20 मिनट्स के लिए। ओके, तो वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मास ऑफ निकिल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड पे कितना निकिल का सब्सटेंस पास होगा? तो देखो आपको फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला कहता है W इजिकल टू जेड क्यू, और Q का मतलब IT, ये हमने पढ़ा हुआ है। डिपॉजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इतने टाइम और इतनी के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये जो स्टोइकियोमेट्री इस रिएक्शन की क्या है? निकिल प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? निकिल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कितने फैराडे चाहिए? 2 फैराडे चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये जो Z है ये वाकई में क्या है? Z है E/NF IT। क्लियर? ये डिपॉजिटेड मास है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यदि I की वैल्यू 1 एम्पियर है, T 1 सेकेंड है, तो W बराबर Z हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अब आपसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो फॉर्मूला ये हो गया, समझ में आ रहा है? तो W पूछ रहा है वो आपसे, ये चीज वो पूछ रहा है, और बाकी सारी चीजें उसने आपको दे रखी है। देखो I उसने दे रखा है 5 एम्पियर, सेकेंड दे रखा है उसने 20 मिनट, मिनट में पूछा तो ठीक है, मिनट नहीं तो यदि वो सेकेंड बोलता है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये सेकेंड्स में आ गया। क्लियर? सेकेंड में ही निकालना है वैसे आपको। ठीक है, फैराडे कितना है? 96,500। एन कितना है? 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज की रिक्वायरमेंट है? 2 की। और निकिल कितना होता है? निकिल का इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोवेट ये कितना है? वेट, इक्विवेलेंट वेट कितना है? 58.7। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जो Z होता है, ये वाकई में ये Z क्या होता है? ये Z होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे? क्लियर? 58.7। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके का जो फैराडेज के जो लॉज है उसमें से एक क्वेश्चन पक्के तौर पर आपका आएगा। ठीक है, अब आप देखो फिर एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.18 का सेकंड देखो। सेकंड में वो आपको बोल रहा है एक एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है उसने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, उसको वो इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। तो वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट का जब हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नॉन रिएक्टिव होते हैं तो इस केस में क्या होगा? इसमें एक बार सिल्वर, कल ही आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यदि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा तो एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब सिल्वर नाइट्रेट भी होगा और H, सिल्वर नाइट्रेट टूटेगा देखो सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन में, और एक्वस का मतलब वाटर होगा तो H आयन में और OH आयन में, यानी कि 2 कैटायन और 2 आयन हो गए हमारे पास। तो जिसका आप कह सकते हो डिपोजिशन पोटेंशियल लोअर होगा, दैट विल डिपोजिट फर्स्ट, दैट विल डिपोजिट फर्स्ट। दैट विल डिपोजिट फर्स्ट। ठीक है,
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पर तो क्या होगा, कैथोड पर तो प्योर सिल्वर आएगा और एनोड पर क्या आएगा, और एनोड पर इम्प्योर। एनोड पर जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है वो डिसॉल्व होगा और कैथोड पर प्योर सिल्वर आपको मिलता जाएगा। कब, जबकि आपने कैसे, ये कब होगा, ये तब होगा जबकि आपने कैसे इलेक्ट्रोड लिए हैं, सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया। क्लियर। और यदि आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड में आपको देखना है जिसका डिपोजिशन पोटेंशियल कम होगा दैट विल डिपॉजिट फर्स्ट। तो सिल्वर आएगा और हाइड्रोजन में सिल्वर का कम है तो सिल्वर पहले डिपॉजिट हो जाएगा और NO3 और OH में OH का कम है तो OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके O2 गैस रिलीज कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, सिल्वर बनेगा और O2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है और ये जो चैप्टर है दैट इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।